एक समय की बात है, किसी गांव में करुणा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम उसने श्रुति रखा था। करुणा एक अपाहिज बूढ़ी औरत थी। करुणा का घर पेंशन में मिल रही मदद की वजह से चल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिस वजह से उन्हें खाने तक के पैसे भी बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। ऐसे में श्रुति को पालना और उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था। इसलिए श्रुति घर में ही रहा करती थी और अपनी माँ की देखभाल किया करती थी। बेटी, मैं कितनी लाचार माँ हूँ जो तुझे अच्छा जीवन भी नहीं दे सकती, तुझे पढ़ा लिखा भी नहीं सकती। मुझे पता है मेरी बच्ची, तेरा भी तो बाकी सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने का मन करता होगा ना, उनके जैसे ही मस्ती करने का मन करता होगा, मगर मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ध्यान रखना भी तो उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है ना माँ। आपने मुझे जीवन दिया है माँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं। और माँ, आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त की किताब से पढ़ लेती हूँ। मेरी एक दोस्त है ना माँ, मैं उसके साथ कभी कभी पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ। मुझे उसी में खुशी मिल जाती है। बेटी, आज अगर तेरे बाबा जिंदा होते तो आज तू भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीती। मेरे बाद वही इस घर को अपने कंधे पर रख कर चल सकते थे, मगर वो तो तेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही हम दोनों को छोड़कर चले गए। माँ, आप भी ना फालतू में ही उदास हो रही हो। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? कभी नहीं कहा ना माँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ माँ, और जब तक आप ठीक थी आपने मेरा कितना ख्याल रखा है। मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती ही रहती थी ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, जब तक मैं ठीक थी मैं तेरे लिए हमेशा तेरी मनपसंद चीज लेकर आती थी, जलेबी, नूडल्स, समोसे वगैरह, जिन्हें तू बड़े ही प्यार से खाती थी। मगर आज देखो, आज हमारे घर में खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है, और अब तो तुझे मेरी वजह से भूखा सोना पड़ता है। काश ऊपर वाले ने मेरे साथ वो हादसा न किया होता तो आज मैं अपाहिज नहीं होती, और आज तेरा भविष्य कुछ और ही होता। तो भी बाकी सभी बच्चों के साथ ही स्कूल जाती और पढ़ाई लिखाई करती और सभी के साथ खूब मौज मस्ती करती। माँ, कोई बात नहीं, दुख के बादल ज्यादा समय तक नहीं रहते। आप ही तो मुझसे कहा करती थी ना ये बात, फिर आज आप इसे कैसे भूल सकती हैं माँ? आपने ही मुझे बताया था ना कि भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करता है, और भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए कभी कभी थोड़े बहुत कष्ट देता है। ऐसे में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था, मगर बेटी मैं क्या करूँ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती है। जब तू भूख के मारे चिल्लाती है और खाने के लिए घर में एक अन्न का दाना तक भी नहीं होता है। बेटी, अगर आज मुझे मेरी पेंशन भी ना मिल रही होती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। अब हम दोनों सिर्फ पेंशन के पैसे से ही अपना पेट भर पाते हैं। ये कहकर करुणा बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, और उसकी बेटी श्रुति अपनी माँ को चुप करवाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर दिवाली नजदीक आने वाली होती है। दिवाली मनाने के लिए सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं और अपने घर को सजाते हैं। मगर करुणा का घर तो टूटा फूटा होता है और उसकी लकड़ी की छत, जो कि आधी खराब हो चुकी होती है, वो अपने घर की हालत देखकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है कि इस साल दिवाली उसकी बहुत अच्छी जाए, उसकी बेटी के सारे दुख दूर हो जाएं। माँ, दिवाली आने वाली है, मैं भी अपने घर की साफ सफाई करूँगी और अपने घर को अच्छा बनाऊंगी, जैसे बाकी सब कर रही हैं। तभी श्रुति के घर पर उसकी कुछ दोस्त आ जाती हैं और श्रुति से कहने लगती हैं,
देख श्रुति, मेरे माँ बाप ने इस बार दिवाली पर मुझे ये वाला लहंगा दिलवाया है। कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तू तो इस दिवाली में इसे पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ श्रुति, अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे अपनी और भी दोस्तों को अपना ये लहंगा दिखाना है और इस दिवाली पर उन सब ने क्या खरीदा वो भी तो देखना है। अच्छा श्रुति, तूने इस दिवाली अपने लिए कुछ खरीदा है क्या, या फिर हर बार की तरह ही फटे पुराने कपड़े में दिवाली मनाएगी? नहीं, इस बार मैं भी अपने लिए एक लहंगा लेने जाने वाली हूँ और उसे इस बार दिवाली पर जरूर पहनूंगी। देखना तुम भी। ठीक है श्रुति, मुझे तुम्हारा लहंगा जरूर देखना है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है और श्रुति उनके जाते ही उदास हो जाती है और वो रोने लग जाती है। उन लोगों के बीच हुई सारी बात श्रुति की माँ सुन लेती है। वो श्रुति को रोता हुआ देखकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुझे एक जोड़ी लहंगा भी नहीं दिलवा सकती। मेरी बच्ची, हर बार तुझे उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में दिवाली मनानी पड़ती है। काश मैं ठीक होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी मुझे माफ कर देना। ये कहकर करुणा रोने लग जाती है और श्रुति उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ आप निराश मत हो, मैं उन्हीं कपड़ों में दिवाली मना लूंगी। और फिर श्रुति अपनी माँ से ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। वो रोते हुए भागती है और जंगल में आ जाती है कि तभी दिव्या नाम की एक औरत उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? श्रुति उस औरत को सारी बात बता देती है। दिव्या उसकी बात सुनने के बाद बहुत दुखी होती है और उस पर दया करके उससे कहती है, बेटी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे एक लहंगा लाकर दे देती है और उससे कहती है, ये लो बेटी, इस दिवाली तुम ये लहंगा पहनोगी और दिवाली को खुशी से मनाओगी। पर ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? और ये लहंगा किसका है? बेटी ये लहंगा मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी दिवाली पर पहनने के लिए, मगर एक हादसे में वो मुझे छोड़कर चली गई। बेटी तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी ने ये लहंगा पहना है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर श्रुति उस लहंगे को लेकर अपने घर पर आ जाती है। इस तरह देखते ही देखते दिवाली भी आ जाती है। दिवाली को श्रुति उसी लहंगे को पहनती है। वो उसे पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही होती है। श्रुति अपनी माँ को वो सब कुछ बता देती है कि वो लहंगा उसे कहाँ से मिला। पर करुणा का घर अभी भी टूटा फूटा और अंधेरे में होता है और उनके घर में लाइट तक नहीं होती है और खाने के लिए ना ही कोई मिठाई और पकवान होता है। करुणा इस बात से दुखी होती है। तभी श्रुति अपनी माँ से दुखी होने की वजह पूछती है और वो उसे बताती है, माँ कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मिठाई नहीं है, घर टूटा फूटा है तो क्या हुआ, हम दिवाली को दिल से मनाएंगे, भगवान इसी से बहुत खुश हो जाएंगे। ये कहते ही वो लहंगा जोर से चमकने लगता है और तभी उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर से जगमगाते घर में बदल जाता है और उनके सामने मिठाई और पकवान आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन श्रुति समझ जाती है कि ये एक जादुई लहंगा है। माँ देखो ना, ये जादुई लहंगा है, मैंने जो जो कहा वो सब कुछ आ गया। माँ शायद इतने दुखों के बाद ऊपर वाले को हमारे ऊपर तरस आ गया, इसलिए तो उन्होंने मुझे ये जादुई लहंगा दे दिया। माँ मैं अब आपका इलाज भी करवा सकती हूँ ना, और मैं पढ़ने के लिए अच्छे से स्कूल में भी जा सकती हूँ ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, तू ये सब कर सकती है। और फिर वो लोग अपनी दिवाली बड़े ही धूमधाम और
खुशी के साथ मनाती है। दिवाली के बाद श्रुति अपनी माँ का इलाज एक बड़े से हॉस्पिटल में करवाती है, जिससे उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। और फिर उसकी माँ श्रुति का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देती है। उसके बाद बाकी की जिंदगी वो लोग खुशी से और चैन से जीते हैं। तनु अपने बड़े पापा और बड़ी माँ और उनकी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उसके बड़े पापा और बड़ी माँ उसे अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करते थे। तनु भी सोनिया को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती थी। तनु और सोनिया एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तनु पढ़ने में बहुत होशियार थी, वहीं सोनिया पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता उसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो हर साल फेल हो जाती थी। जब देखो नेल पॉलिश लगाते रहती है, मेकअप करते रहती है। अरे लड़की, कभी पढ़ भी लिया कर। अपनी बड़ी बहन को देख, बिल्कुल सीधी सादी रहती है और मेरे काम में हाथ भी बटाती है। उसके बाद भी पढ़ाई में कितनी होशियार है, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। पता नहीं ये नालायक किस पर गई है, हमेशा हमारी बेइज्जती कराते रहती है। मेरा तो मन करता है कि इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर इसकी शादी करवा दूं। ऐसा लगता है कि वही आप दोनों की बेटी है और मैं तो जैसे आप दोनों की बेटी ही नहीं हूँ। जब देखो मुझे डांटते ही रहते हो। अरे मेरी भी तो कोई जिंदगी है, मेरी भी तो कोई इच्छाएं हैं। आप दोनों मेरे बारे में तो कभी भी नहीं सोचते। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। सोनिया हमेशा अपनी बड़ी बहन से जलती रहती थी और हमेशा उसकी चीजें छुपा दिया करती थी। एक बार तनु का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, लेकिन सोनिया उसका सीट नंबर छुपा देती है। हमेशा मुझे इस लड़की की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। अब देखती हूँ ये आज का एग्जाम कैसे देती है। जब ये फेल होगी तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तनु अपने कमरे में आती है और अपना सीट नंबर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सीट नंबर कहीं भी नहीं मिलता। बड़ी माँ, बड़े पापा, क्या आपने मेरा सीट नंबर कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा सीट नंबर कहीं नहीं देखा। बड़ी माँ, मैं अपना सीट नंबर यही बेड पर रख कर गई थी, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा है। 9 बजे मेरा एग्जाम है, अगर मैं एग्जाम में नहीं गई तो मैं फेल हो जाऊंगी बड़ी माँ। तभी वहाँ पर सोनिया आती है। सोनिया, तूने तनु का सीट नंबर उठाया है क्या? अरे मैं क्या आपको चोर नजर आती हूँ? रख कर भूल गई होगी कहीं। उसकी बड़ी माँ टीचर को फोन करती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। कोई बात नहीं, आप तनु को बोल दीजिए कि वो एग्जाम देने के लिए स्कूल आ जाए। मैं यहाँ स्कूल में उसे सीट नंबर दे दूंगी। खुशी खुशी तनु एग्जाम देने चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आता है और तनु इस बार भी फर्स्ट आती है। बड़ी माँ, बड़े पापा, ये देखो मैं फिर से फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? आई एम प्राउड ऑफ यू डॉटर। तनु की बड़ी माँ तनु को गले से लगा लेती है। सोनिया, तुम्हारा क्या रहा रिजल्ट? देखो, हर साल मुझसे बार बार मत पूछा करो कि मेरा क्या रहा रिजल्ट। मैं हमेशा की तरह फेल हो गई हूँ। कितनी बेशरम है ये लड़की, कितनी खुशी से बता रही है अपना रिजल्ट। अरे कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। गुस्से में सोनिया वहाँ से चली जाती है। बड़े पापा, मेरा फैशन डिजाइनर बनने का सपना है, आप मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाता हूँ। उसके बाद तनु एक अच्छे फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में जाने लगती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और तनु का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हो जाता है। वहीं सोनिया अभी स्कूल में ही थी और हर रोज अपने माता पिता से ताने सुनती थी। कॉलेज के बाद तनु अपना एक बहुत ही सुंदर सा बुटीक खोल लेती है और बहुत अच्छे डिजाइनर लहंगे, गाउन और कपड़े सिलती है। काफी दूर दूर से तनु के पास ग्राहक आने लगे थे। तनु बहुत जल्द बहुत फेमस हो जाती है। हमारी तो बस एक ही बिटिया है जो हमारा नाम रोशन करती है।
देखो, आज दूर दूर से गांव वाले, यहाँ तक कि शहर वाले भी मेरी बिटिया के पास आते हैं। और एक ये है जो हमेशा हमारा नाम बदनाम करती है। एक दिन तनु के पास मंत्री जी की बीवी आती है। अरे तनु, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लहंगे बनाती हो। ध्यान से सुनो, 1 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी है। क्या तुम 5000 लहंगे डिजाइन कर सकती हो? जी मैडम जी, जरूर कर सकती हूँ। मैं समय से पहले आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी। देख ले छोरी, अगर तूने सही से काम नहीं किया और अगर मेरी नाक कट गई तो तुझे ऐसी सजा दूंगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए मैडम जी, आपका काम समय से पहले पूरा हो जाएगा। मंत्री की बीवी उसे एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सोनिया ये सारी बातें सुन लेती है। अरे वाह, मैं तो तुझे बर्बाद करना चाहती थी। मेरे पास यही सही मौका है, अब लूंगी मैं तुझसे बदला। तनु ये बात अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को बताती है। उसके बाद उसके बड़े पापा और बड़ी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। कहाँ है वो नालायक लड़की? उसे भी बताओ मेरी बेटी आज कितना महान काम करके आई है। बेस्ट विशेस फॉर यू बेटा। तनु और उसके बड़े पापा और बड़ी माँ सोनिया के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सोनिया आराम से लेटकर इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी और साथ ही साथ गाने गा रही थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे इतनी सुंदर है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। और इससे ज्यादा तू कर भी क्या सकती है? सारे दिन लेटकर बस फेसबुक और इंस्टाग्राम देखती रहती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। तनु पूरी मेहनत करके मंत्री की बीवी के ऑर्डर 2 दिन पहले ही पूरे कर देती है। बड़े पापा, मैंने मंत्री जी की बीवी के सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। अब मैं खुशी खुशी कल उन्हें डिलीवर कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये ऑर्डर तू कैसे डिलीवर करती है। रात में सोनिया उसके बुटीक पर जाती है और उसके सारे ऑर्डर में आग लगा देती है। अगले दिन तनु अपनी दुकान पर आती है और देखती है कि उसकी दुकान में आग लगी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके बड़े पापा और बड़ी माँ भी आ जाते हैं। बड़े पापा, मंत्री जी की बीवी अपने ऑर्डर लेने आती ही होंगी। ये क्या हो गया बड़े पापा? अगर उनके ऑर्डर मैंने समय से नहीं दिए तो वो मेरा पूरा करियर बर्बाद कर देंगी बड़े पापा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मंत्री जी की बीवी आ जाती है। लाओ बेटा, मेरा ऑर्डर कहाँ है? तनु मंत्री जी की बीवी को वो सारी बातें बताती है। ए लड़की, मुझे ये कहानियाँ मत सुनाओ। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कल तक मुझे मेरे ऑर्डर चाहिए, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इतना कहकर मंत्री की बीवी वहाँ से चली जाती है। सब कुछ खत्म हो गया बड़े पापा। एक दिन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी वजह से आप सब भी मुसीबत में पड़ जाएंगे बड़े पापा। नहीं, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ बड़े पापा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर तनु वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी नदी से एक जल परी प्रकट होती है। कौन हो तुम? यहाँ नदी के बाहर बैठकर तुम रो क्यों रही हो? तुमने हम सबकी नींद डिस्टर्ब कर दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं कहीं और जाती हूँ। सुनो बेटा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तनु जल परी को वो सारी बातें बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेटी, लेकिन बेटी तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जल परी अपने जादू से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है। बेटी, ये इस नदी का जादुई लहंगा है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये लहंगा तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करेगा। तनु जल परी का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है।
हे जादुई लहंगे, मेरी दुकान को ठीक कर दो। तनु के इतना कहते ही उसकी दुकान पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं मंत्री जी की बीवी के सारे ऑर्डर भी ठीक हो जाते हैं। अगले दिन मंत्री जी की बीवी कुछ लोगों के साथ आती है। ए छोरी, कहाँ है मेरा ऑर्डर? अगर तूने आज मेरा ऑर्डर नहीं दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तनु मंत्री जी की बीवी को उनके सारे ऑर्डर दे देती है। मैडम जी ऑर्डर देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे बहुत सारे पैसे देती हैं और साथ ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी देती है। तनु खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को वो सारी बातें बताती है। क्या तूने एक दिन में सारे ऑर्डर पूरे कर दिए? अरे तू ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने खुद तेरी दुकान में जाकर आग लगाई थी। मैं तुझे बर्बाद करना चाहती हूँ। उसके बाद भी तूने एक दिन में? क्या वो आग तुमने लगाई थी? हाँ, वो आग मैंने लगाई थी। सोनिया की ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जा मेरे घर से। हमने कभी नहीं सोचा था कि तेरे मन में अपनी ही बहन के लिए इतना जहर है। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बड़े पापा, ये मेरी छोटी बहन है, इसे माफ कर दीजिए बड़े पापा। सोनिया तनु अपने पिता और अपनी माँ से माफी मांगती है। उसके बाद से सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक परी का नाम सुनैना था। सुनैना परी बहुत ज्यादा सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल थे जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। सुनैना परी का व्यवहार बहुत अच्छा था। सुनैना परी सभी परियों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनसे अच्छे से बात करती थी, जिससे परीलोक की सभी परियां सुनैना परी को बहुत पसंद करती थी। तो वहीं बहुत सी परियां सुनैना परी की सुंदरता से जलती भी थी, लेकिन सुनैना परी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती थी। वहीं सुनैना परी हर वीकेंड पर पृथ्वीलोक पर भी छाया करती थी और वहाँ मौजूद गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। लेकिन सुनैना परी को मेकअप करने का बहुत शौक था। एक बार सुनैना परी मेकअप कर रही होती है, तभी सुनैना परी को अचानक से एक आइडिया आता है और सुनैना परी सोचने लगती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, वैसे मेकअप तो मैं अच्छा ही कर लेती हूँ, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ और सभी को सुंदर बना दूँ। अच्छा एक काम करती हूँ, पहले जाकर रानी परी से पूछती हूँ, क्योंकि उनकी इजाजत लेना तो बहुत जरूरी है। रानी परी अगर मुझे इजाजत दे देती है तो मैं बहुत जल्दी अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और अपना मेकअप का टैलेंट वहाँ दिखाऊंगी। उसके बाद सुनैना परी तुरंत ही रानी परी के पास पहुँचती है और रानी परी से बोलने लगती है। रानी परी को मेरा प्रणाम। रानी परी, मैं आपसे कुछ बातें पूछने आई हूँ। आज मुझे एक आइडिया आया है, इसलिए मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, जिसे खोलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं परीलोक में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ? देखो सुनैना परी, मैं तुम्हें ऐसे ही इजाजत नहीं दे सकती और तुम भी अपनी मर्जी से परीलोक में ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। तुम्हें किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी जिसको तुम्हारी सख्त जरूरत हो, और इसके बाद ही मैं तुम्हें परीलोक में ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत जरूर दूंगी। इसलिए पहले तुम किसी जरूरतमंद की मदद करो और उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है रानी परी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी ने बोला है कि मुझे किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन परीलोक में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जरूरतमंद मिलेगा भी। इसीलिए मुझे शायद से इस कार्य के लिए धरती लोक में जाना चाहिए। अब मैं जल्दी से धरती लोक की तरफ निकलती हूँ। फिर सुनैना परी तुरंत ही धरती लोक पर चली जाती है। तभी सुनैना परी को कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है। सुनैना परी इधर उधर देखने लगती है।
तभी सुनैना परी को दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सुनैना परी जल्दी से उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची से बोलती है कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे, आप तो एक परी हो ना? मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि परियां सबकी मदद करती हैं। क्या आप भी मेरी मदद करने आई हो? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक परी हूँ। चलो, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो छोटी सी बच्ची सुनैना परी को बताती है कि परी जी, मेरा नाम आलिया है। मेरे चाचा चाची ने मेरे माता पिता का घर छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खाना भी नहीं दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी सुनैना परी उस छोटी सी बच्ची को कहती है कि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। फिर सुनैना परी आलिया को लेकर एक खाली जगह पर आ जाती है और अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर और कई सारी गाड़ियाँ प्रकट कर देती है। साथ ही उसे पैसा देने वाला जादुई लहंगा भी दे देती है। फिर सुनैना परी कहती है, चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार लेना। इतना सुंदर घर और लहंगा पाकर आलिया खुशी से उछलने लगती है, जिसके बाद सुनैना परी वहाँ से परिलोक वापस चली जाती है। रानी परी सुनैना परी का काम देखकर बहुत खुश होती है और सुनैना परी को शाबाशी देती है। सुनैना परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सुनैना परी, अब तुम परीलोक में अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत पाकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में सुनैना परी अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और सभी परियों का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है। सभी परियों को सुनैना परी का किया हुआ मेकअप बहुत पसंद आता है और वो परियां खुश होकर सुनैना को ढेर सारे पैसे देती हैं। इतने सारे पैसे पाकर सुनैना परी भी बहुत खुश होती है। अगर कोई परी एक बार सुनैना परी के ब्यूटी पार्लर में आती है तो वो बार बार वहीं पर आती है। उस दिन के बाद से सुनैना परी सभी का मेकअप करती रहती है और उससे बहुत सारे पैसे कमाती है, जिससे अब वो बहुत अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।